एक शपथ, हम दिशा नहीं दशा बदलेंगे। एक क्रांति, हम समाज नहीं सोच बदलेंगे। एक जिद, हम अपना हक लेंगे। बताएंगे हम आपको अपना हक, दिलाएंगे हम आपको आपका हक। 5 बजे 5 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। इसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। 1 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी विधानसभा में हल लेकर पहुंचे। पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह गैती लेकर हेलीकॉप्टर में चल सकते हैं, तो क्या हम किसानों का प्रतीक हल लेकर विधानसभा में नहीं आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस बजट सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाना है। विधानसभा की ओर से इसके लिए विधायकों को टैबलेट भी दिए जाएंगे। दिन में स्वप्न दिखाने का ये भाषण था। शिवराज सिंह जी तो झूठ बोलते हैं, पर दुख की बात है कि आज राज्यपाल से भी झूठ बुलवा दिया। दिन में स्वप्न। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज सिंह तो झूठ बोलते ही हैं, आज राज्यपाल से भी झूठ बुलवा दिया गया है। कांग्रेस ने इसको लेकर कई प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी भी विधानसभा में हल लेकर पहुंचे थे। पटवारी के साथ कुणाल चौधरी भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान गैती लेकर हेलीकॉप्टर में चल सकते हैं, तो क्या हम किसानों का प्रतीक हल लेकर विधानसभा में नहीं आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस बजट सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाना है। विधानसभा की ओर से इसके लिए विधायकों को टैबलेट भी दिए जाएंगे। विधानसभा में बजट सत्र पेश किया जाएगा, इसको लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। इसके लिए आज 11 बजे से विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। मंगलवार तक 11 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित की गई है। 1 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर ये हंगामा चल रहा है। सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। 1 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी विधानसभा में हल लेकर पहुंचे। पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह गैती लेकर हेलीकॉप्टर में चल सकते हैं, तो क्या हम किसानों का प्रतीक हल लेकर विधानसभा में नहीं आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस बजट सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाना है। विधानसभा की ओर से इसके लिए विधायकों को टैबलेट भी दिए जाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी तंज कहा है। उन्होंने कहा है शिवराज सिंह चौहान तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन आज राज्यपाल से भी झूठ बुलवा दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है शिवराज सिंह झूठ बोलते हैं, राज्यपाल से भी झूठ बुलवा दिया गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। इसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। 1 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी विधानसभा में हल लेकर पहुंचे। इसके बाद पटवारी ने कहा है कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर में हल लेकर चल सकते हैं, तो क्या हम किसानों का प्रतीक हल लेकर विधानसभा में नहीं आ सकते हैं। आपको बता दें, इस बजट सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाना है। विधानसभा की ओर से इसके लिए विधायकों को टैबलेट भी दिए जाएंगे, क्योंकि ये पेपरलेस बजट सत्र होगा, जिसको लेकर विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे और इस टैबलेट के माध्यम से बजट को विधायक देख सकते हैं। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी तंज कहा है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन राज्यपाल से झूठ बुलवाया गया है, ये भी गलत है। आपको बता दें, बजट को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन राज्यपाल से भी झूठ बुलवा दिया गया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई है।
इसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। 1 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी विधानसभा में हल लेकर पहुंचे। पटवारी ने कहा कि शिवराज सिंह गैती लेकर हेलीकॉप्टर में चल सकते हैं, तो क्या हम किसानों का प्रतीक हल लेकर विधानसभा में नहीं आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस बजट सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अमीन बेग लाइव जुड़ चुके हैं। अमीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विधानसभा में बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा को स्थगित किया गया है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार का ये आखिरी पूर्व बजट है और क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होना है तो उससे पहले सरकार ये अपना एक तरीके से पूरा दमखम वाला बजट लेकर आ रही है। और आज राज्यपाल ने अभिभाषण दिया। अमूमन जो होता है कि जब भी बजट सत्र होता है तो राज्यपाल जो है वो सरकार की तारीफ करता है, यानी कि सरकार की जो कामकाज होते हैं उनकी तारीफ करते हैं। तो आज सुबह तकरीबन 11:10 पर राज्यपाल जो थे वो विधानसभा पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनकी अगुवाई की। मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष जो है और ख़ासतौर पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जो थे वो उनको लेने के लिए पहुंचे। उसके बाद सदन में जो है राज्यपाल पहुंचे और उसके बाद उन्होंने सरकार के जो काम किए गए कामकाज थे उसकी सराहना की, उसके कामकाज को दोहराया और बार बार ये जिक्र किया उन्होंने कि मेरी सरकार जो है बेहतर काम कर रही है। मेरी सरकार जो है मध्य प्रदेश के विकास में नए नए आयाम बढ़ा रही है। तो कुल मिलाकर 20 मिनट का ये पूरा अभिभाषण रहा। हालांकि और भी जो है लंबे पेजों का ये पूरा अभिभाषण था, लेकिन चूंकि जो है राज्यपाल ने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का ही अभिभाषण पढ़ा। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा कि जो बाकी बचे पैराग्राफ हैं उसको भी पढ़ा हुआ माना जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बहुत लंबी तारीफों का एक बहुत बड़ा चिट्ठा था। और चूंकि एक प्रक्रिया होती है उसके मुताबिक किसी भी राज्य के राज्यपाल को जो है बजट सत्र से पहले अपना अभिभाषण देना होता है। अब जब राज्यपाल ने अभिभाषण दे दिया था तो उसके बाद सियासत जो थी वो बेहद गर्म हुई, जो अमूमन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद किसी भी राज्य में होती है। विपक्ष ने सीधा ये आरोप लगाया कि सरकार जो है वो खुद तो झूठ बोलती है, लेकिन वे राज्यपाल यानी कि संवैधानिक पद पर बैठे एक बड़े जो पद होता है उससे झूठ बोलवा रही है। कमलनाथ से जब हमने पूछा कि इस अभिभाषण को लेकर वो क्या कहेंगे तो उन्होंने कहा कि झूठ का पुलिंदा है, दिन में सपने दिखाने वाला है। मुख्यमंत्री खुद झूठ बोलते हैं और अब वो राज्यपाल से भी झूठ बुलवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर तेवर साफ है, जहाँ एक तरफ सरकार अपना ये पूर्ण बजट के जरिए जो है एक तरीके से सबको साधने की कोशिश कर रही है और वो 1 तारीख को हमको नजर भी आएगा। लेकिन कांग्रेस का साफ कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी बजट है, इससे कुछ ज्यादा होने जाने वाला नहीं है। जी अमित, देखा जाए तो जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी हल लेकर विधानसभा में पहुंचे थे। देखिए, कुणाल चौधरी और जीतू पटवारी विधायक भी हैं और खासतौर पर जो जीतू पटवारी हैं वो मंत्री भी हैं। जब कमलनाथ की सरकार रही थी तब वो मंत्री भी रहे थे। आज वो हल लेकर पहुंचे और आपको याद है कि कल मुख्यमंत्री जब हेलीकॉप्टर से उतरे थे तो उनके कंधे पे भी हल दिखाई दिया था। तो कहीं ना कहीं वो जो एक विरोध है, एक विपक्ष का जो तकाजा हमेशा विरोध का रहता है वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जहां तक बात आपने शुरुआत में पहले सवाल में की थी कि पेपरलेस बजट को लेकर बहुत ज़्यादा सियासत हो रही है, तो पेपरलेस बजट को लेकर सियासत तब से ही शुरू हो गई जब से सरकार ने ये तय किया कि इस बार पेपरलेस बजट तय किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो है वो लैपटॉप के जरिए बजट पढ़ेंगे और तमाम जो विधायक हैं उनको भी लैपटॉप दिए जाएंगे ताकि वो उस बजट को देख सकें। विपक्ष का ये कहना है कि कई सारे ऐसे विधायक हैं जो आदिवासियों से आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, जो कम लैपटॉप की समझ रखते हैं, जो इतना उससे वाकिफ नहीं है, वो कैसे उसको रीड कर पाएंगे, वो कैसे पढ़ पाएंगे। जो पुरानी प्रक्रिया है कि एक किताब, एक पूरी लंबे एक किताबों में पेज होते हैं, उसके अंदर उसमें पूरा बजट होता है, वैसी ही प्रक्रिया के तहत बजट दिया जाना चाहिए ताकि विधायकों को आसानी से समझ में आ सके। तो बहरहाल आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब राज्यपाल ने आज अभिभाषण बजट दे दिया था बजट सत्र में, तो उसके बाद कृतज्ञता ज्ञापित की गई। यशपाल सिंह सिसोदिया ने कृतज्ञता ज्ञापित की, बीजेपी के 2 विधायकों ने कृतज्ञता ज्ञापित की। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 28 तारीख यानी कि कल के दिन जो है
एक दिन रिजर्व किया गया है जिसमें राज्यपाल का ये पूरा जो अभिभाषण हुआ है माफ कीजिएगा, उस पर चर्चा कराई जाएगी। यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग राज्यपाल के अभिभाषण पर कल चर्चा करेंगे। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण भी जो है वो कल पटल पर रखा जाएगा। अमीन, इस बजट को लेकर कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर? देखिए, अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह से जब हमने बात की थी, कमलनाथ से भी बात की और भी कांग्रेस के विधायकों से बातचीत की थी, तो उनका ये कहना था कि सरकार कर्जे में डूबी हुई है। तकरीबन अगर जो है 31 मार्च 2022 की बात कर ली जाए तो 31 मार्च 2022 तक मध्य प्रदेश सरकार के सर पर, यानी कि हर एक आम नागरिक के सर पर जो है तकरीबन 3,03,000 करोड़ का कर्जा है। जितने का सरकार बजट लेकर आ रही है, लगभग उतना ही कर्जा जो है वो आखिरी जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें दिखाया गया था, तो 3 लाख करोड़ के पार कर्जा हो गया। और इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 लाख करोड़ के बाद अब 3 लाख करोड़ का कर्जा लाने की सरकार कोशिश कर रही है। पूरा मसौदा तैयार कर दिया गया है। कल ही हमने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से इस संबंध में बात भी की थी, उनसे पूछा था कि बजट आप लेकर आ रहे हैं, पूर्व बजट है ये, और जो है कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अनऑफिशियल तौर पर उनका ये कहना था कि बहुत जो है चूंकि चुनावी साल भी है तो सारी तरीके से चीज़ों को मैनेज करना वो इतना आसान नहीं होता है। हर किसी को सबको खुश कर पाना इतना आसान नहीं रहता है। जहाँ तक विपक्ष तो कभी भी सरकार के बजट से खुश नहीं होता है। अमूमन हम देखते हैं कि सब भी बजट आता है तो सरकार विपक्ष जो है उसको जीरो ही बताता है और लोग लुभावनी घोषणाएं बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। तो बहरहाल कर्जा है एक तरफ, दूसरी तरफ चुनाव है और ऐसे में एक बहुत लोग लुभावना बजट लाने की कोशिश सरकार कर रही है। और जब हम सुबह इस पर चर्चा कर रहे थे तब हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि इस बजट के जरिए महिलाओं को साधने की सरकार जो है वो कोशिश कर रही है, युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये कि बहुत बड़ा वोटर होता है। महिलाओं की जहां तक बात करें, लाडली बहना योजना ला रही है सरकार, तो आधी आबादी को टच करने की, यानी कि आधी आबादी को के मन में जाने की कोशिश सरकार कर रही है। क्योंकि सरकार ये समझती है, बीजेपी ये समझती है कि अगर देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं अगर उनके साथ रहेंगी तो फिर कहीं ना कहीं उनके लिए सत्ता के सिंहासन को बचाए रखना आसान होगा और युवाओं को रोजगार के जरिए तो साधने की कोशिश करते हुए हमको इस बजट में बीजेपी नजर आएगी। जी, ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमीन, आपको बता दें राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। इसके बाद मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने पार्टी के बड़े नेताओं का स्वागत माला पहनाकर किया है। इसके बाद भाजपा समर्थित फेसबुक पेज और ग्रुप्स में दावा किया गया कि ये मालाएं सोने की हैं। कई अलग अलग जगहों पर एक जैसे मैसेज कॉपी पेस्ट होने लगे। इसके बाद सोने की माला पहनाकर बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं का स्वागत करने के दावे का सच खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है। भाजपा की दिक्कत यही है कि वह न छत्तीसगढ़ को समझती है और न उसकी परंपराओं को। मुहावरा है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, ठीक वैसे ही अडानी के मित्रों को सोना ही सोना दिखता है। ये प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों को किस प्रकार से लूटा जा रहा है और भूपेश बघेल जी ये जो गरीबों को लूटने वाले हैं उसके पक्ष में खड़े हुए दिखते हैं। ये छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ अन्याय है, ये छत्तीसगढ़ के गरीबों के साथ अत्याचार है। जब उनके गाढ़ी कमाई के पैसे को लूटा जा रहा हो और प्रदेश का मुखिया लूटने वालों के साथ खड़े हुए दिखे। ये अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है। ये हमारे प्रिमिटिव ट्राइब से है, बैगा जनजाति। वो विशेष प्रकार के घास से, फूल के डंठल से वो लोग माला बनाते हैं। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी का लोगों को रमन सिंह से पूछ लेना चाहिए, उन्हीं गृह जिले का है ये माला के वहीं बनती प्रिमिटिव टाइप से। मैं अकबर जी से कहा कि यह सूत की माला से, फूल की माला से तो हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन प्रिमिटिव टाइप्स के जो बनाते हैं वो माला मंगवा सकते हैं क्या? तो उन्होंने फिर दर्जनों माला लिया। मैं सबका स्वागत किया, खरगे साहब से लेके सोनिया जी, राहुल जी, सबका स्वागत उसी माला से मैंने किया। जितने भी हमारे स्टीयरिंग कमेटी सदस्य थे उनका भी स्वागत उससे किया। अब बोले वो सोने का, अरे सोने से भी ज़्यादा कीमती है।
पर आपको सीधे रायपुर लिए चलते जहां से सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। आकांक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो माला पहनाई गई थी उसको लेकर बीजेपी ने तंज कसा है, इसके बाद सीएम को इस पर सफाई देनी पड़ी है। बिल्कुल, देखिए 3 दिवसीय ये महाधिवेशन अरुण, और जब इसका आगाज हुआ तो आपने और हमने देखा भी राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत किया गया। जाहिर सी बात है, अधिवेशन है, तमाम नेतागण आ रहे हैं, तो स्वागत और सत्कार की जो परंपरा रही है वो परंपरा छत्तीसगढ़ में देखते ही बनती है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो स्वयं तमाम जो कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेतागण थे उनकी अगवानी करते हुए भी नजर आ रहे थे। सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, तो सभी की अगवानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। और इस दौरान जब वे स्वागत कर रहे थे तो एक खास किस्म की माला जिसके माध्यम से तमाम नेताओं का स्वागत किया गया, और ये माला अब अधिवेशन की समाप्ति के बाद चर्चा का विषय हो चुका है। जब से ये स्वागत सत्कार का सिलसिला शुरू हुआ है, भाजपा की ओर से तंज भी कसा गया कि तमाम नेताओं को सोने का माला पहनाया गया है, इसे सोने का माला करार दिया गया। और इसके पश्चात जो है इस पूरे मसले पर राजनीति इस वक्त तेज हो चुकी है, शुरू भी हो चुकी है। भाजपा के आरोपों के पश्चात अब कांग्रेस इस मसले को लेकर के लगातार खंडन करने में लगी हुई है। कांग्रेस का ये कहना भी है कि ये जो खास किस्म की पेड़ होती है, पेड़ की छाल से बनी हुई एक रेशम, उससे तैयार किया गया ये माला है, ये किसी भी प्रकार से सोने की माला नहीं है। और हालांकि यहाँ पे मुख्यमंत्री एक अलग अंदाज में तंज कसते हुए भी नजर आए। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जिस प्रकार से घोड़े और गधे को हरी चीजों में घास ही दिखाई देता है, उसी प्रकार से भाजपा को हर जगह सोना ही सोना दिखाई देता है। ये एक तंज कसने का तरीका था मुख्यमंत्री का। और साफ तौर पर पलटवार भी उन्होंने यहाँ पे किया है। उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि भाजपा को यही तस्वीरें दिखती है, उन्हें ये नहीं दिखता कि किस प्रकार से विकास कार्य हो रहे हैं, किस प्रकार से एक निचले समुदाय ने, जो मेहनत कर समुदाय कहा जाता है, बैगा समुदाय, वो समुदाय ने इसे तैयार किया गया है, ये भाजपा को नहीं दिखाई देता। भाजपा इसमें महज राजनीति कर रही है, ये एक गंभीर आरोप इस वक्त लगाया गया है। बहरहाल अधिवेशन से शुरुआत इन तमाम विषयों की हुई और ये राजनीति अब माला तक भी पहुंच चुकी है। जी अरुण। आकांक्षा, भाजपा का जो समर्थित फेसबुक पेज और ग्रुप्स थे उसमें ये दावा किया गया था कि जो माला है वो सोने की माला है। क्या उन फेसबुक पेज और ग्रुप्स के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से कार्रवाई करवाई जाएगी? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस ने अभी तक से किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है। हालांकि पलटवार जरूर कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। तमाम जो दिग्गज नेता है, जैसे कि हमने जिक्र भी किया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं इस मसले पर तंज कसा है, सीधे तौर पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेतागण वे लगातार यही पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से भाजपा ने इसे सोने का माला करार दे दिया गया, सोशल मीडिया पे लगातार ये जो तस्वीरें थी इसकी वो घूमती हुई नजर आई। बहरहाल कटाक्ष यहाँ पे जरूर किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई को लेकर के अब तक कांग्रेस की ओर से किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि ये जरूर हमें देखना होगा जिस प्रकार से पूरा मसला सोशल मीडिया में आगे बढ़ा, तंज कसा यहाँ पे गया। इतना ही नहीं, पूरे मसले पर राजनीति भी गरमाई। तो अब क्या कांग्रेस इस पूरे मसले पर कार्रवाई करती है? जो सोशल मीडिया पर तमाम जो सदस्य हैं भाजपा के, उन्होंने इसे पोस्ट किया था, क्या उन पर कार्रवाई होती है? इसके ये देखने वाली बात होगी। जी, क्योंकि आकांक्षा, देखा जाए आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में किसी भी तरीके का भ्रम फैलाना किसी भी पार्टी को नुकसान हो सकता है। और बीजेपी की तरफ से तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो मालाएं पहनाई गई हैं वो सोने की मालाएं हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब किसी भी वस्तु को लेकर के या फिर किसी भी मसले को लेकर के भ्रम फैलाया जाता है तो वो एक कानून के दायरे में आता है। जाहिर सी बात है, अब इस मसले पर कांग्रेस काफी एक्टिव हो चुकी है। और जिस प्रकार से आप और हम देख भी पा रहे हैं कि जल्द ही हो सकता है कांग्रेस भाजपा या फिर उनके नेताओं पर कार्रवाई करे, इस मसले पर मांग भी करे और शिकायत भी दर्ज कराए। बहरहाल अभी इस प्रकार की रणनीति तो नहीं बनी है, लेकिन हाँ ये जरूर है, बयानबाजियां इस पूरे मसले पर अब तेज हो चुकी है। और ये बयानबाजी की जो राजनीति है ये और कितनी चरम तक आगे बढ़ती है, हमें इसका इंतजार करना होगा। अरुण जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकांक्षा, आपको बता दें रायपुर में महाराष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर जो माला पहनाई गई थी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को, उसके लेकर बीजेपी ने कहा है कि ये माला सोने की माला है। प्रदेश सरकार प्रदेश का पैसा खर्च कर रही है, जनता के पैसे को लुटा रही है।
अलग अलग जगहों पर एक जैसे मैसेज कॉपी पेस्ट किए गए हैं बीजेपी की तरफ से। उन मैसेजों में कहा गया है कि सोने की माला पहनाकर बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं का स्वागत करने के दावे का सच फिर उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की दिक्कत यही है, वह न छत्तीसगढ़ को समझती है और न उसकी परंपराओं को समझती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बालाजी के दर्शन किए हैं और देश की खुशहाली की कामना की है। इसके साथ ही उन्होंने रायपुर में चल रहे महाधिवेशन को लेकर कहा कि कांग्रेस एक जर्जर इमारत है जो कभी भी ढह सकती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का जो विश्व पटल पर नाम हुआ है, एक विश्व नेता के रूप में प्रधानमंत्री सामने आए हैं। आज पूरा देश एक सशक्त भारत के रूप में दिख रहा है। आज कोरोना की वैक्सीन बनती है तो 120 देश हमसे मांगते हैं। आज हथियार लेने वाले नहीं, सप्लाई करने वाले देश भारत बन गया है। संक्रमण काल के बावजूद जनता को 10-10 किलो अनाज 2-2.5 साल से मुफ्त में मिल रहा है। ये बदला हुआ भारत है और इस भारत का नेतृत्व करने वाला जो एक मजबूत नेतृत्व है मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप में उसने एक नई आशा जागृत की है। रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अभी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम बने हैं और मात्र 8 साल में। और अब मुझको लगता है कि 1 साल के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरने वाला है। संक्रमण काल के बावजूद जनता को 10-10 किलो अनाज। अब आपको सीधे राजस्थान लिए चलते हैं, जहां से संवाददाता जितेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि राजस्थान में जो डिप्टी सीएम पहुंचे थे, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक जर्जर इमारत हो चुकी है। जी बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे थे। हालांकि उनका दौरा सालासर का था, लेकिन अचानक उनका दौरा भरतपुर आने के बाद में मेहंदीपुर बालाजी का बना था। तो इस दौरान उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन भी किए थे। तो यहाँ पे उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है रायपुर में, तो वहां को लेकर उसको लेकर कहा कि एक कांग्रेस एक जर्जर इमारत बन चुकी है जो कभी भी नेतृत्व के अभाव में रह सकती है। जी, क्या कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर कोई बयान आया है? सर, अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उन्होंने साथ ही कई मुद्दों पर भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि जल्द ही 1 साल के भीतर भारत है जो अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। जी, राजस्थान में पहुंचे डिप्टी सीएम कहां पहुंचे हैं, उन्होंने कहां का राजस्थान में दौरा किया है? जी बिल्कुल, उन्होंने पहले मेहंदीपुर, अचानक उनका जो मेहंदीपुर बालाजी का जो दर्शनों का प्रोग्राम बना था, उसके बाद में वो बालाजी महाराज के दर्शन किए। बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद में वो खाटू श्याम जी के लिए भी गए थे। वहां से सालासर बालाजी महाराज के दर्शन भी किए थे उन्होंने, और भी कई तीर्थ स्थानों पे उन्होंने दर्शन किए थे। माना जा रहा है कि अभी जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में आ रहे हैं, तो कई बीजेपी नेताओं का भी राजस्थान में दौरा लगातार जारी है। तो यह मेहंदीपुर बालाजी एक बड़ा तीर्थ धाम है। यहाँ पे हर एक बीजेपी नेता बालाजी महाराज के चरणों में ढोक लगाने के लिए आता रहता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है कांग्रेस एक जर्जर इमारत है जो कभी भी ढह सकती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का जो विश्व पटल पर नाम हुआ है, एक विश्व नेता के रूप में प्रधानमंत्री सामने आए हैं। आज पूरा देश एक सशक्त भारत के रूप में दिख रहा है। बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई अपना पराया नहीं है। बहुजन समाज पार्टी न्याय के आधार पर काम करती है। आज मायावती के द्वारा किया गया ट्वीट का मतलब है कि पीड़ित परिवार ने जिनको नामजद किया है, जिसमें अतीक अहमद भी हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने विधायक और सांसद बनाया था। वहीं सहकारिता मंत्री जीपीएस राठौर ने कहा कि अपराधी को संरक्षण देने का काम सपा और बसपा करती है। भाजपा अपराधियों पर कार्रवाई करती है। सदन में मुख्यमंत्री ने कहा है माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मिट्टी में मिलने का मतलब है कि स्वर्ग लोक पहुंचा दिया जाएगा। आज कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराने के लिए व्हीलचेयर पर बैठकर आते हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। ये बात आप समझना, कौन कौन मिला हुआ है। ये साजिश बड़ी है और यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है।
तो इसलिए साजिश भी बड़ी है, साजिश छोटी मोटी नहीं है। हमें तो ये पढ़ने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो भी शामिल है, और किस किस दल में आया, किस किस दल से संबंध है आप जानकारी करिए। जब उत्तर प्रदेश में एक बाई इलेक्शन था जिसका नाम लिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी सरकार अरे यार क्या हमने तो क्या देख रहा हूँ 2 नंबर किसका है में देखी 500 जगह छापे जी खतरा को कुछ मत कहना, ये थोड़ा अगर खतरा से पंगा लिया और मुझे विश्वास है कि जब ये मामला न्यायालय में जाएगा तो स्पष्ट प्रस्तुत होगा। सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, अपने पक्ष रखेगी और ये भी अपना पक्ष रखेगी। वो भी गोरखपुर उन्होंने सही बात बोली है, लेकिन सच्चाई। आपको सीधे उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां से हमारे सीनियर रिपोर्टर आकाश शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? राजनीति में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, बसपा विधायक का भी बयान सामने आया है। आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिन दहाड़े एक हत्या कर दी गई थी और वो एक उसके क्या नाम है इसका जो अपराधी था उसके वो मुख्य विवेचक थे, और साथ ही साथ उनको जो मुख्य आरोपी थे उनके खिलाफ उनको बयान देना था। उससे पहले उनकी हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं इसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर चाहे समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव लगातार सदन से लेकर के लगातार सड़कों तक इस मामले पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 6 सालों से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और उसके बावजूद भी जिस तरीके से गुंडा राज कायम है, इसको लेकर के अखिलेश यादव तो लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आज 7वां दिन सदन का था, लेकिन जिस तरीके से शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जो अपराधी हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अतीक अहमद और उनके पुत्र, जिनका सीसीटीवी फुटेज क्लियर हुई है, उसमें जब अतीक अहमद के पुत्र की बात हुई तो साफ है कि जिस तरीके से अतीक अहमद से जुड़ा हुआ ये तार नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भाषण देते हुए साफ कर दिया है कि जो अपराधी हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, यानी उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर के लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने बेरोजगारी के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी आकर्ष, देखा जाए तो सीएम कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से प्रयागराज और अभी उसके बाद गाजियाबाद में जिस तरीके से लगातार दिन दहाड़े लोगों की हत्या करी जा रही है, खुलेआम फायरिंग करी जा रही है, कहीं ना कहीं साफ है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 0 टॉलरेंस की नीति है और उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी माफिया बख्शा नहीं जाएगा, और उसके बाद इस तरीके से हत्या कर देना कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर उठाता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सदन में भाषण की जो भी अपराधी है उनको मिट्टी में मिला दूंगा, कहीं ना कहीं साफ है। और जिस तरीके से आज एक जो अतीक अहमद के पुत्र का जो ड्राइवर था उसका आज इनकाउंटर किया गया और उसके इनकाउंटर में जो है वो ढेर किया गया है। साफ है कि जिस तरीके से पिछले 60 घंटों के अंदर एक कार्यवाही करी है पुलिस ने, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आदेश दिए थे उनका पालन किया जा रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो भी माफिया है, टॉप 10 लिस्ट के साथ साथ जो टॉप 100 की लिस्ट है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मांगी है। साफ कर दिया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए एक चेतावनी थी, तो उसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भाषण देने के बाद सभी अधिकारियों को वो लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। 2 से 3 दिन में अपराधियों की लिस्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मांगी है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद के जो रिश्ते जुड़े हुए हैं उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि समाजवादी पार्टी के समय से लोग ये जो अपराधी हैं वो काबिज थे और उनको विधायक और सांसद बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। तो कहीं ना कहीं साफ है कि समाजवादी पार्टी पर जो ठेका है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ किया कि पिछले 6 सालों से आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफियाओं को आपने बात करी थी कि बड़े बड़े माफिया जो है वो
या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए या तो जेल में, लेकिन जिस तरीके की घटना प्रयागराज में हुई है कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा करती है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आपको हरियाणा से बता रहे हैं। 10वीं और 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं, जिसको लेकर धारा 144 लागू की गई है। इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सेंटरों के आसपास 200 मीटर तक धारा 144 लागू की गई है, तो वहीं हर सेंटर पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। सेंटरों के गेट पर 2 अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि सेंटर पर आने वाले छात्रों की बारीकी से जांच की जाए। वहीं एग्जाम देने पहुंचे छात्र और छात्राओं का कहना है कि कोरोना काल के बाद पहली बार उनका सेंटर के द्वारा पेपर होना है, जिनकी तैयारियां उन्होंने पहले से ही कर रखी हैं। इस बार उन्हें नकल रहित परीक्षा देनी है। हालांकि कोरोना काल के दौरान उन्होंने कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं दी है। इस बार बोर्ड की परीक्षा को लेकर सभी विद्यार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। मैं सर्दी कंप्यूटर साइंस को कंप्यूटर साइंस का तैयारियां किस तरह की आप? ठीक ठाक है जी। ठीक ठाक है। क्या लगता है कितने % मार्क्स जो मार्क्स आएंगे? कम से कम ठीक ठाक आ जाएंगे 90% के। तैयारियां की बात करें, क्योंकि इस बार सरकार ये चाहती है कि नकल रहित परीक्षा हो। कुछ भी ना लाया जी, जल्दी चेक कर लो। पूरी तरीके से नकल रहित है। तो तैयारियां किस तरह की क्या? सर बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। क्या लगता है बिल्कुल नकल के बगैर पेपर किए जाएंगे? जी सर। अच्छा, तो कैसी व्यवस्था लगी आने के बाद गेट पर जब आप इंटर करने लगे तो क्या क्या पूछा गया आपसे? क्या ये चेक हुआ था? रोल नंबर से? हाँ जी। अच्छा, तो और कुछ नहीं, तो अंदर आने तो कुछ नहीं लेकर? मोबाइल वगैरह कोई अलाउड नहीं है? सर वेल प्रिपेयर्ड होके आए हैं पूरी तरीके से। सर नकल रहित परीक्षा करवानी है इस बार, कैसे करेंगे, क्या रहेगा? नहीं सर, नकल के भरोसे थोड़ी आएंगे। 12th क्लास में सर। अच्छा, साइंस के बच्चे हैं, तो पूरी तरीके से नकल रहित रहेगा, नकल नहीं होने दी जाएगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्योंकि कोरोना काल के बाद फर्स्ट टाइम जो है इस तरीके से जो है वो पढ़ा है, करीब लंबा समय रहा, तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां आप इंटर करें आपने गेट के अंदर, तो क्या क्या सर दिक्कत तो होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि 10th। यहाँ से स्टेट हेड राजकुमार सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुई हैं, बच्चों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। जी अरुण, मैं बताना चाहूंगा कि जो पूरे हरियाणा में 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव ने पूर्ण रूप से इस जो भी शिक्षा है उसको लेकर पूर्ण रूप से जानकारी दी और उसकी तारीख घोषित करी जी। सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हो रही हैं उसको लेकर हरियाणा सरकार के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूर्ण रूप से जहां बड़ी बच्चे जो है शिक्षा देंगे वहां पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात अरुण मैं ये बताना चाहूंगा कि धारा 144 जो है उस पर लागू की गई है। और इससे भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये भी देना चाहूंगा कि जितने भी प्रदेश भर में जितने भी प्रश्न पत्र जो जारी किए जा रहे हैं हरियाणा सरकार द्वारा, उसके ऊपर QR कोड लगाया जाएगा। QR कोड के माध्यम से यही पूर्ण रूप से जानकारी दी जा रही है। यदि कोई भी परीक्षा केंद्र से प्रश्न आउट होता है तो उस आउट करने वाले जो विद्यार्थी है उसको तुरंत उस QR कोड के माध्यम से पकड़ा जा सकता है। जो ये भी मैं जानकारी दूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में टोटल जो है 6.25 लाख जो विद्यार्थी है इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। जो परीक्षाएं हैं वो 27 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक ये लगातार चलेगा। और प्रदेश भर में जितने भी परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं वो टोटल 1500 बनाए गए हैं। अभी जब हमारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल से बात हुई तो उन्होंने भी प्रेस वार्ता के दौरान यही पूर्ण रूप से जानकारी दी कि जो भी परीक्षाएं हैं 10वीं से लेकर 12वीं क्लास है उसके ऊपर तुरंत 144 लागू की गई है। और सभी अधिकारियों को पूरे तरह से आदेश भी दिया गया है, जो भी कहीं पर भी अगर कोई भी व्यक्ति नकल करता हुआ पाया जाता है तो तुरंत उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अरुण, मैं ये भी जानकारी देना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि जो स्टूडेंट है जितने भी जो विद्यार्थी हैं जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, हमने जब उनसे भी बात करी तो उन्होंने हमें इतना उनके अंदर एक जोश देखने को मिला, जो उत्साह देखने को मिला। उस उत्साह को देखते हुए हम लोग भी उनसे जब हमने सवाल करी तो उन्होंने खुद कहा कि सर पिछले साल कोरोना इतना ज्यादा था जिसकी वजह से हमें इतनी हमने मेहनत करी लेकिन हमारा पेपर जो है वो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार हमने
पूर्ण रूप से मेहनत भी करी है और देखा जाए तो स्टूडेंट जितने भी थे उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा था ताकि हम जितना भी पेपर है वो पूर्ण रूप से दे दें। लेकिन जो हरियाणा सरकार के जो फैसले लिए गए हैं जिसकी वजह से धारा 144 लागू की गई है, क्यूआर प्रश्न पत्र पे क्यूआर कोड लगाया गया है, उसको देखते हुए विद्यार्थी जो है बिल्कुल उनके अंदर एक खुशी भी है कि हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। जी अरुण जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो गई हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट है। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार। एक शपथ, हम दिशा नहीं दशा बदलेंगे। एक क्रांति, हम समाज नहीं सोच बदलेंगे। एक जिद, हम अपना हक लेंगे। बताएंगे हम आपको अपना हक, दिलाएंगे हम आपको आपका हक। 5 बजे 5 बड़ी खबरें।